गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम महिमा सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महिमा। आज हम आपके सामने इंग्लिश का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट समझा जाता है, यानी कि आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात करने जा रहे हैं आज कॉम्प्रहेंशन की। ठीक है, सवाल ये है कि कॉम्प्रहेंशन एग्जाम में क्यों पूछा जाता है। आप ही बताइए, आपके सामने एक स्टैंजा लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो क्या एग्जामिनर इतना बेवकूफ है कि आपसे नकल करने को कह रहा है और ये कह रहा है कि आप नकल करके आंसर्स लिखिए और हम आपको सिलेक्शन दे देंगे? राइट, ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है? एक लॉजिक है उसके पीछे। उसका लॉजिक सिर्फ इतना सा ही है कि कॉम्प्रहेंशन जब कभी आपको दिया जाता है पैसेज के फॉर्म में, यानी कि आपकी रीडिंग स्किल को समझने की कोशिश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि जब कभी आपके सामने कोई बात लिख दी जाएगी तो आप उसे किस लेवल तक समझेंगे। सिर्फ इतनी सी बात को जज करने के लिए ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीजों को रखा जाता है। तो आपको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि हम लोग बिगिनिंग से वीडियोस को बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आज हम आपके सामने बहुत छोटा सा वीडियो लेकर आए ताकि आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि हाउ टू आंसर देम। राइट, तो देखिए, कॉम्प्रहेंशन का मतलब अपने आप से आप देख लीजिए, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि आपकी समझने की क्षमता जितनी भी होगी वो किस में जज की जाएगी? कॉम्प्रहेंशन में जज की जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा स्टैंजा आपके सामने हम लाए हैं द नेशन बिल्डर्स का, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। वो पूरी पोयम हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो भी अपलोड है। आप चाहें तो रेफरेंस के लिए उसे फिर से पढ़ लीजिए, उसके बाद में कॉम्प्रहेंशन पर आते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम कॉम्प्रहेंशन करने के लिए जा रहे हैं। ये 4 लाइंस आपके सामने रखी हुई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 लाइंस है, इन्हीं 4 लाइंस को पढ़ेंगे और इन 3 क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, ब्रेव मेन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, यानी कि दिए गए स्टैंजा में जो हमारा पोएट है वो बात कर रहा है ब्रेव मेन की, बहादुर लोगों की। बहादुर लोग जो काम करते हैं जबकि दूसरे सो रहे होते हैं। हु डेयर, हु कौन है? ब्रेव मैन। हु डेयर जो हिम्मती होते हैं, यानी ब्रेव मैन हिम्मती होते हैं। वाइल अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे लोग जो हिम्मती नहीं होते हैं, परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, वो भाग जाते हैं। दे बिल्ड, दे कौन है? ब्रेव मैन। दे बिल्ड आवर नेशंस पिलर डीप, यानी वो व्यक्ति जो बहादुर होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, ये व्यक्ति ही मिलकर देश का जो पिलर होता है, स्तंभ होता है, उसको गहराई तक लेकर जाते हैं। गहराई तक ले जाने का मतलब मजबूती प्रदान करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और अपने देश को आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। यानी इन 4 लाइंस में जो पोएट है वो आपसे ये कहना चाहता है कि बहादुर व्यक्ति काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं। बहादुर व्यक्ति हिम्मती होते हैं जबकि दूसरे भाग जाते हैं। बहादुर व्यक्ति ही देश के पिलर्स को गहराई तक लेकर जाते हैं, उन्हें मजबूती देते हैं, और बहादुर व्यक्ति ही देश को आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ब्रेव मैन इन द स्टैंजा, यानी राइटर आपसे ये पूछना चाहता है कि जो अबव स्टैंजा है, ये 4 लाइन का स्टैंजा है, इसमें ब्रेव मैन की क्वालिटी क्या है? तो आप देखिए, ब्रेव मैन की क्वालिटी क्या है? ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, यानी बहादुर व्यक्ति की क्वालिटी ये है कि वो काम करता है जबकि दूसरे भाग जाते हैं। यानी आप आंसर यहां से लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका ब्रेव मैन से है, आप आंसर यहां से ले लीजिए, ब्रेव मैन वर्क। ठीक है, ब्रेव मैन वर्क while others sleep। ठीक है, यही क्वालिटी है ब्रेव मैन की। ब्रेव मैन की क्वालिटी ये है कि वो काम करता है जबकि दूसरे सो जाते हैं। इसके आगे आप चाहें तो एक दो लाइन, एक दो वर्ड ऐड कर सकते हैं कि इन आइडलनेस। ठीक है, कि जो बहादुर व्यक्ति वो होते हैं जो काम करते हैं जबकि दूसरे सो जाते हैं। सो जाते हैं मतलब काम नहीं करते हैं। राइट, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, हाउ कैन, यानी किस तरह से, अ नेशन, एक राष्ट्र को, बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग, यानी एक राष्ट्र को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो अब आप बताइए, आपको मैंने पढ़ा लिया कि एक राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाएगा। तो एक राष्ट्र को जो स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रक्रिया होती है कैसे होती है? ब्रेव मैन से स्टार्ट होती है, यानी कि जो ब्रेव मैन होते हैं
हु वर्क जो हार्ड वर्किंग होती हैं, वो डेयर जो करेजियस होता है। यानी कि ब्रेव, हार्ड वर्किंग एंड करेजियस। ठीक है, फिर क्या है, करेजियस मैन कैन, अब इसमें से ले लीजिए, कैन मेक, कैन बिल्ड अ नेशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। यानी कि बहादुर, हार्ड वर्किंग और करेजियस व्यक्तियों को मिलाकर ही एक देश को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड ये कि राइमिंग वर्ड्स स्टैंजा में कौन सी हैं। तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, राइम मतलब क्या होता है, जिनका सुर लय ताल मिल रहा होता है। तो इंग्लिश में हम आपको पहले ही समझा दें कि इंग्लिश में यहाँ इधर से नहीं, बल्कि जो लास्ट वर्ड होता है उससे देखा जाता है कि राइम हो रही है या नहीं हो रही है। जो लास्ट की स्पेलिंग होती है वही डिसाइड करती है। देख लेते हैं, नंबर 1 पे स्लीप है, नंबर 2 पे फ्लाई, स्लीप फ्लाई, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करके देख लीजिए, ये आपस में टैली नहीं कर रहे हैं, यानी स्लीप का फ्लाई से कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कोई राइम नहीं है। स्लीप डीप हो रहा है, यानी कि अब आपका राइमिंग वर्ड पहला कौन सा आ गया, स्लीप और डीप आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, फ्लाई, फ्लाई का डीप से नहीं हो रहा है, फ्लाई का स्काई से हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, फ्लाई एंड स्काई। ठीक है, ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में या लिटरेचर में भी जो लास्ट की स्पेलिंग होती है उसी से राइमिंग वर्ड्स को निकाला जाता है। और चीजों को समझने के बाद ही आपको आंसर देने हैं। अभी हमने ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए हैं, क्योंकि पहले आप ये तो समझिए कि आंसर को फॉर्म कैसे करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव आंसर्स की बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप आराम से कॉम्प्रहेंशन करिए, हम आपको रेगुलर बेसिस पे कॉम्प्रहेंशन करवाते रहेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप आराम से पढ़ें, समझें और लिख लें।